स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, कॉपी यदि बदलने लायक हो गया होगा, मोल कंसेप्ट का रिडॉक्स रिएक्शन से कॉपी भरा होगा तो कॉपी बदल लीजिएगा, नहीं तो फिर आधा ही कॉपी में आधा कॉपी में, बाद में कॉपी ही नहीं मिलेगा शुरू में किस में लिखे थे, ये समस्या होगा। तो 10-20 पेज बचता यदि होगा तो बदल लीजिएगा, और उस पे जो वन शॉट कराते रहेंगे, फार्मूला रिवीजन कराते रहेंगे, वो लिखने के लिए छोड़ दीजिएगा। और कोई नोमेरिकल यदि बनाना होगा तो उस 10-20 पेज पे बनाइएगा, है ना। चूँकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने एगो कॉपी वाला चैप्टर है ना, एक कॉपी इसमें खुदे लग जाता है यदि कॉपी बहुत मोटी नहीं हुई तब। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, सरकारी किताब में ऐसा ही चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बुला लेते हैं, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये तुरंत ख़त्म भी नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि शुरू हुआ 10 क्लास के बाद के सोचिएगा कि अभी तक चल ही रहे हैं। 10 क्लास में तो ये शुरू होगा, है ना, 10 क्लास में वो वाला शुरू होगा, 8-10 क्लास में, मतलब पढ़ाएंगे 9 से लेके 14th क्लास तक। हाँ, बारहमा के बाद बीएससी होता है ना जी, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होता है, तो 12वां के बाद 13वां 14वां, ठीक है। और शुरू करेंगे 9 से। देखते हैं एटम क्या होता है। तो एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरुआत में एटम से ही होगा, और एटम का मतलब होता है नॉट कट, ए मतलब नॉट, और टॉम मतलब कट, ए मतलब नॉट और टॉम मतलब कट। सीधा मीनिंग मतलब है कि ऐसा मैटर का वो पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सके, कॉल्ड एज एटम, है ना। इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या क्या बोल रहे हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच नॉट कट फर्दर, लिख देना फर्दर, नोन एज एटम, और इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एज एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एज एटम। अब दिमाग में बातें चलती है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मिलता ही है, तो फिर कटा नहीं कैसे। तो इसको ऐसे एडजस्ट करिए दिमाग में, बायोलॉजी का सेल आप लोग जानते होंगे, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारा सेलुलर ऑर्गेन्स होता है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनेल्स है, ये कहाँ पाया जाता है, सेल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया अलग से, न्यूक्लियस अलग से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से तो नहीं पाया जाता। तो हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं,
सेल को, थोड़े ना माइटोकॉन्ड्रिया को कह देंगे यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, है ना। उसका मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे उधर में गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, रहेगा तो सब साथ में ही। इसलिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, है ना, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। और विच नॉट कट फर्दर, फर्दर जिसको काट करके फिर से कोई यूनिट बनाया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसका सबसे पहला हेडिंग लगता है चैप्टर में सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल लिखिए। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल आप लोग जान रहे हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बड़े खूब अच्छे से लिख रहे हैं क्या? बढ़े। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। और इसमें सबसे पहले जानने वाला पार्टिकल आप लोग का है इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन और तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन और चौथे नंबर पे हम बता रहे हैं आपको पॉजिट्रॉन। पांचवें नंबर पे बता रहे हैं हम आपको न्यूट्रिनो। छठा नंबर पे एंटी न्यूट्रिनो। और सातवें नंबर पे हम आपको बताएंगे मेजॉन। और ये मेजॉन 3 तरीके का बताएंगे, पाई प्लस मेजॉन, पाई मेजॉन और पाई माइनस मेजॉन। यानी कि कुल मिला के 9 पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, 6, 7, 8, 9। और ऐसा ऐसा 36 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड है। इस 9 के बारे में हम लोग को किताब में मिल जाता है, इसलिए 9, ठीक है, कहीं कहीं पे दिखाई दे देता है। अभी रिसेंट कोरोना के समय में एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ था क्वार्क के नाम से। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इसके बारे में बहुत जाना नहीं गया, ये सब अभी पेपर में छपता है, किताब में छपेगा तो पढ़ाया जाएगा, है ना। ये सब अभी पार्टिकल पेपर में छपता है ना। जैसे परमाणु सिनेमा देखे हैं आप लोग, तो उस सिनेमा में देखते जमीन के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन किया, तो उस समय में कोई नया पार्टिकल दिखाई देता है। कन्वर्सन में न्यूक्लियस ब्रेक करता है तब, तो वैसे ही एक नया पार्टिकल दिखाई पड़ा था जिसको क्वार्क कहते हैं। एकदम नया नया है ये बात, है ना। ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इसमें इस 3 को
फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इस तीन को फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही है, साथ में ये तीनों फंडामेंटल किसको कहते हैं जी? हाँ, हमको तो नहीं समझ में आता है कि फंडामेंटल क्या है। जितना हम समझे उतना ही बताएंगे। क्या आप समझे जरा बताइए, फंडामेंटल मतलब क्या? हाँ, बेसिक। बेसिक मतलब क्या? हम जानना चाहते हैं, एक्चुअली में हम खुद ही जानना चाहते हैं, जहां से शुरुआत होगा। फंडामेंटल उसको कहते हैं जहां से शुरुआत होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से शुरुआत होगा, है ना? हाँ, ठीक ही होगा। देखिए, हम अपने हिसाब से फंडामेंटल बहुत बार सोचे दिमाग में, तो फंडामेंटल हमको नज़र में आया कि इंग्लिश का फंडामेंटल ABCD है। ABCD फंडामेंटल है। अब ये आज तक समझ आया किसी को? बी ऐसे काहे लिखते हैं? हमारा बहुत दिन मन किया ऐसे लिखें, लेकिन पूरा ग्रामर तो हम बदल ही नहीं पाए, मतलब इंग्लिश का कहानी बदल पाए आज तक। हमारा मन करता था कि ये ऐसे लिखें, लेकिन लिख पाए हैं? कुछ हुआ इससे? इसका कारण कोई बता पाया? यही होगा फंडामेंटल, जिसकी उत्पत्ति का कारण हम लोग जानते नहीं हैं, है ना? बस वो मान लिया गया है। उसके बाद पढ़िए आप, है ना? ABCD में 26 अक्षर माना दिया, और उसके बाद आज तक इंग्लिश खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना वो 26 अंकों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि एप्पल बोले तो डबल P लगाओ, P बोले तो डबल P में I लगाओ। नहीं समझ रहे हैं? 26 लेटर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ना सारा वर्ड बना है। तो वैसे ही ये फंडामेंटल है, इसके कारण मतलब ये होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम में, जो एटम में पाया जाता है। उसके बाद पढ़ाई सब स्टार्ट होगा। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि एटम का ABCD हो गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। और ये क्वेश्चन IIT मेडिकल तक का है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। चौथा ऑप्शन में पॉजिट्रॉन रहता है। पॉजिट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, यानी कि वो डिराइव्ड है, उसी तीन फंडामेंटल से डिराइव्ड है, कहीं उसी के कन्वर्सन से बना हुआ पार्टिकल है। ये जितने पार्टिकल देख रहे हैं आप, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, ये सब वही तीन के आपस में इंटर कन्वर्सन से बना हुआ पार्टिकल है। ठीक है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा नहीं है। इसके कारण है कि ये कैसे बनता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बनता है। क्लियर है? तो वो तीन फंडामेंटल है, बिल्कुल ध्यान से। ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे हम लोग। वैसे पहले भी हम चार्ज मास बताए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, फिर भी आज फिर से एक बार बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, इसके सैंबल होते E-1, ऊपर 0 लिखते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल। मैग्नीट्यूड यानी चार्ज होता कितना है इस पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
-1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम। इस चैप्टर में हम ये भी बता देंगे ये कहाँ से आया है। एक मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, उससे ये चार्ज निकला है ना, बताएंगे। सुनिएगा, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आप लोग लिखना बंद कर दिए, समझे ना? सुनिए कुछ कुछ बात, कुछ कुछ बात सुन लीजिए, एक आध बार सुनिएगा, जरूरी रहता है वो, चुप होके सुनना। -1 यूनिट यानी इतना कूलम ऑफ चार्ज को 1 यूनिट चार्ज कहा जाता है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को कितना चार्ज कहा जाता है? 1 यूनिट चार्ज कहा जाता है। रिलेटिव चार्ज बोले तो बोलिए कि इसका क्या बोलेंगे सर? कुछ आवाज कर रहा है क्या? कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? सनसन सा आवाज कर रहा लगता है। तो चलिए ठीक है, ये चार्ज रिलेटिव चार्ज बोलेंगे, इस चार्ज को क्या बोलेंगे आप? एब्सोल्यूट चार्ज बोलेंगे, है ना। चार्ज जब दो तरह का लिखा है एक जगह पे तो जानना चाहिए, एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज तो है। दूसरा मास, मास यहां लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड मासलेस, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड मासलेस, इसीलिए ऊपर में 0 है यहां पे सिंबल में, और ये -1 जो देख रहे हैं चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। अब एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। रिलेटिव मास ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी को तो मासलेस कहते हैं, इसको लिखा जाता है निग्लिजिबल, इसको लिखा जाता है निग्लिजिबल। रिलेटिव मास निग्लिजिबल है, दैट इज वाई दे रिटेन एज मासलेस। हम अभी पढ़ेंगे क्यों निग्लिजिबल कहते हैं, मास तो है ना ये, तो इस मास को निग्लिजिबल क्यों कहते हैं, लिखिए। पॉइंट दे करके अच्छे से लिखिएगा, टेबल हम पहले बनवा चुके हैं चार्ज और मास का, और याद रखिएगा मूल कंसेप्ट में आपको इलेक्ट्रॉन की मास की जरूरत पड़ी थी लेकिन आपको याद नहीं था। चार बात है, एक बात, दो बात, एक बात, दो बात, तीन बात और चार बात। लग रहा है चार बात है तो दो बात, मास और चार्ज। अगला पॉइंट होगा मेरा कि वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस, इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस क्यों कह रहे हैं, क्यों रिलेटिव मास नेग्लिजिबल है।
है ना। वाई इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड मासलेस। बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन बना दीजिए। वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस। आंसर है इसका प्रॉपर। एक एमयू कितना मास को कहते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, कहते हैं ना कि रुकिए ना, पहले सब फिर लिखने लगते हैं, एक बार लिख दीजिए फिर समझ आई, फिर लिख दीजिए। एक एमयू यानी केमिस्ट्री में सबसे कम मास मेजर होता है, यही ना, एक एमयू। जैसे कि हम आपको बताए थे कि होलसेल वाले दुकान में जाके आप यदि 50 ग्राम आलू का डिमांड कर रहे हैं तो हो सकता है एक दो आलू उठा के आपको दे दे या गरिया के भगा दे। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ 50-100 ग्राम का बटखारा नहीं होता है, उसके यहाँ 5 किलो कम से कम तौलता है, तो आप मांग रहे हैं 50 ग्राम, तो उसके लिए क्या है, ये मासलेस है या नहीं है? तो केमिस्ट्री में सबसे कम मास हम लोग मेजर करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 31 kg मतलब -28 ग्राम। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, एक तुलना करेंगे कि एक एमयू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 -27 kg लिखते, हाँ, और या -31 किलो में लिख दें, ठीक ही है। 9.1 इंटू 10⁻⁻28, तो 1 AMU बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 28। क्या? अब देखिए आप, एक AMU बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 को जब 9.1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1 0.175। ठीक है, डिवाइड किए हैं 1.67 होता है करीब करीब, कर देते हैं 1.67 डिवाइडेड बाई 9.1 1835। ठीक है, यही किताब में लिखा है 0.1835 1835 इंटू 10⁻⁴, तो कितना आ गया, 1 AMU बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1835, यानी इलेक्ट्रॉन का मास 1/1835वां भाग है किसका, किसका,
एक एमयू का। यही वजह है, यही वजह है कि इसको हम लोग मासलेस कंसीडर कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम अभी बताए थे, जैसे कि हम अभी बताए थे आपको कि होलसेल वाले दुकान में जाकर के 5 केजी के बदले 50 ग्राम मांगिएगा तो वो मासलेस समझेगा, वो भी 1000-2000 गुना कम था। यहां भी कितना कम है, ये 1835 गुना कम है। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1835 टाइम्स है एक एमयू के मास का। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड मासलेस। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को मास नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट ही से हमको बचाना है आपको। इलेक्ट्रॉन को मास होता है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए जितने अमाउंट मेजर होता है उसका 1835वां भाग है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। एज mass of electron, mass of electron is 1/1835 times of 1 AMU. It considered negligible. और मासलेस, है ना। अब लिखिए, एक एमयू को मास ऑफ प्रोटॉन भी कहा जाता है, तो यही रिलेशन आपको वहां भी काम आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1835 टाइम्स है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का। देख रहे हैं ना थ्योरी और न्यूमेरिकल कैसे मिक्स है। पूरा चैप्टर ऐसे ही मिक्स रूप में मिलेगा, फार्मूला मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे पूरा चैप्टर मिल जाएगा। लिख दिए। अब कोई कोई ऑप्शन में 1836 लिखा रहेगा तो लड़ मत जाना कि 1835 से सर बताए थे, ये चलता है यहाँ पे 1835, 1836।
सब चलेगा। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे बहुत ही कम है, जितना हम मेजर करते हैं उससे बहुत ही कम है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उधर में भी एक लिखे हैं, उसको भी लिख ही दीजिएगा, प्रोटॉन के मास से 1835 गुना कम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग देख ही लिए, अब उस वैल्यू को थोड़ा समझते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को बढ़े ऐसा है। सबसे पहला, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पढ़ लिए हम लोग। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पढ़ ही लिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब देखेगा तब ना, लिखते रहता है, देखेगा तब हमसे बोलेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है ना। और Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे शायद 10th क्लास में, Q बराबर एन। हालांकि नहीं भी पढ़े थे तब भी हम बता देंगे, पढ़े थे तब ठीक ही है, बता दें इसी पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻, है ना। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ही बताना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन है तो इटसेल्फ दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23 माइनस 19 से गुना करके 6.022 इंटू 10⁻23 तो था 1.6, 9.6352 आ रहा है इंटू 10⁻4। तो इसको लिख सकते हैं 9635 कूलम। लेकिन जानते हैं केमिस्ट्री में इसको लिखा है 96500 कूलम अप्रॉक्स। और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 96500 कूलम। ठीक है, और 96500 कूलम को 1 फैराडे ऑफ चार्ज कहते हैं, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम बराबर 1 फैराडे। 1 फैराडे, है ना। किसी किसी को इतना समझ नहीं आता है ना, इसलिए हमको बार बार लिख देते हैं। 96500 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराड बोलते हैं यूनिट में, लेकिन हम लोग बिहार वाले हैं, डीए बाई लिखा है लास्ट में तो डे ही बोलेंगे। हाँ फैराडे
फराड बोलते हैं, डीडीए तक बोलना है, ए बाई छोड़ देना है ना, लेकिन हम लोग फराइडे बोल देते हैं सीधा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना कूलम है, इतना कूलम में 1 फराडे। आने सीधा बोलो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फराडे होता है ना। फराडे बिगर यूनिट ऑफ चार्ज है। 1 फराड, फराड क्या है? बिगर यूनिट ऑफ चार्ज है, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज है ना। 1 फराड डिफाइन कैसे करेंगे? तो 1 फराड, 1 फराड इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल, 1 मोल ऑफ क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फराड इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कूलम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। फराडे बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। फराडे को अच्छे से बोलिएगा, फराड है ना, डे नहीं बोलना है। लिख दिए? लिख दिए? फराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े बड़े अभी अभी रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे ना?
अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत याद आते रहता है, चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो Mn4 Mn2 प्लस हो गया। क्वेश्चन करा है हाउ मेनी चार्ज, अभी हम लोग पढ़े क्या है, मोल पढ़े, नहीं मोल पढ़े ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required for this conversion। देखिए यही कुछ कुछ किताब वाला करके रखा हुआ है, ठीक है, और चैप्टर के क्वेश्चन को मूल में दे दिया है ना। ये दो चार ठो लोग जो सोचता है कि मोल पढ़ाए बजा तब फिर हम मोले में फंसा देंगे, वो यही सब करता है। अब क्वेश्चन रिडॉक्स का पूछ रहा मोल में, तो Mn पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +7 है, और यहां पर हो गया 7 है, इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ये कितना लॉस किया, तो बीच में 5 इलेक्ट्रॉन कोई दिया होगा इसको तब ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो यदि ये 1 मोल है तो 1 ही मोल ना, 1 मोल MnO4 माइनस है तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। देखिए कितना आसान है, सब कुछ जानते तो है हम लोग, है ना। और उस टारगेट वाले बुक में इस तरह का काम किया गया है, मोल में ही, है ना। तो उसको थोड़ा रिडॉक्स में जाना होगा। और वो भाई लोग तो बहुत गंदे जो लिखते हैं 11th वाले, मतलब अभी वाले सेक्शन में, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ चार्ज रिक्वायर फॉर दिस कन्वर्सन, फॉर दिस कन्वर्सन MnO4 माइनस, वही सवाल देंगे Mn2 प्लस। अब बताइए कितना चार्ज लगेगा इसको इस कन्वर्सन में, तो फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन ही तो आया है, ऊपर वाले ही बात 2 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन इसको लगेगा, तो 1 मोल को कितना मोल लगेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 96500 कूलम चार्ज, है ना। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96500 गुना 5 कूलम चार्ज, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि पूछे हाउ मेनी फैराड ऑफ चार्ज रिक्वायर, या हाउ मेनी चार्ज इन फैराड फॉर दिस कन्वर्सन, तो कितना फैराड लगे, 5 फैराड, और आसान सवाल हो गया, है ना। इतना कूलम इतना फैराड। लेकिन ये सवाल जो है ना अगले साल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में मिलता है, लेकिन ये अभी ही हो सकता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन 25-50 को जो मोल पे जाके बैठ जाएगा। और यही टूल्स एंड टेक्निक कुछ लोग जो है ना, अब क्या ही कहें, कोचिंग वाले लोग ज़्यादातर अपने टेस्ट सीरीज में उपाय लगा देते हैं, और बच्चे को लगता है कि अभी इनके टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन में तो सर से बनना, पढ़ने से बन नहीं रहा है, मिलियन रहा मोल में। तो उसके लिए देखिए हमारे जैसे ही काम करना पड़ेगा, मोल पढ़ेंगे, रिडॉक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देन आफ्टर उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लाके जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब। लेकिन
बात ये होता है कि अभी 2-3 साल से बच्चों के हालात ऐसी है, कोरोना के बाद कमर टूटा हुआ है, बोला मोल में मोल नहीं पार लगता है, आप रिडॉक्स बताते हैं, रिडॉक्स में रिडॉक्स नहीं पार लगता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किए थे, देखिए कहाँ घूम रहे हैं, दोनों चैप्टर में घूम लिए, मोल में भी और रेडॉक्स में भी। पढ़ा क्या रहे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अभी कितना क्वेश्चन बन सकता है आप लोग सोच ही लिए होंगे, कितना हम लोग रिडॉक्स में पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर का बदलाव, जितना जगह पढ़े सब जगह पे ये सवाल लग सकता है, हाउ मेनी कूलम, हाउ मेनी फैराड, सब जगह पे लग सकता है, जितना जगह चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिए सब जगह तो इलेक्ट्रॉन ही था। लिख दिए? बड़े बढ़े। अब देखिए तीसरा सवाल एक और बनाते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज in farad which required to extract 40 gram aluminum from 1 mole Al2O3। ये कितना खतरनाक है देखिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अभी क्लास ही में है हम, 4-4 सवा 4 बजे बात करें, 4:15 बजे बात कर लीजिए, 4 बजे बात कर लीजिए। बोल रहे हैं 4 बजे बात करिए। देखिए कैसे बनेगा ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फराड विच रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 40 ग्राम एल फ्रॉम 1 मोल Al2O3। देखिए Al2O3 से एल्युमिनियम निकालना है, काम तो यही है क्या। तो एल पे कितना प्लस है इसमें, यहां से निकाल लीजिए, -2 + 3, ठीक है। एल पे 3 प्लस कितना बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। 1 मोल कह रहा है, 1 मोल में तो 2 मोल एल्युमिनियम है, हमको 40 ही ग्राम तो निकालना है। तो 1 मोल Al3 प्लस में 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस में हाउ मेनी ग्राम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना ग्राम, 27 ग्राम। कै मोल इलेक्ट्रॉन लगा इसमें, 3 मोल। फराड कितना लगेगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फराड होता है, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा कितना फराड से,
तो 40 ग्राम अल्मीनियम डिपॉजिट करना है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, एक्स, समझ रहे ना। देन क्या करेंगे बताओ बच्चा, 27/40 बराबर 3 फैराड बाई एक्स बराबर 40 गुना 3 फैराड बाई 27, 3 9 से कट गया, 40/9, 9×36, 40, 4.4 फैराड। कितना आसान है, ऐसे देखें तो। अब यहाँ पे इतना ही, और ये बढ़ता रहेगा, ये +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर होगा, उसमें बहुते पढ़ना है ऐसा। अभी वहाँ कहेंगे और वहाँ जाने के बाद वहाँ भी गली आएंगे कि ये वो नहीं जानता है, ये तो बेसिके में खत्म हो गया, तो समझ लीजिए। दो जगह पे जब बात होने लगे तो बात वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चार्ज का मामला था, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, कूलम जो देख रहे हैं, उसमें ये सब तरह की बात मोल से जाकर के जुड़ जाती है। बड़े, हाँ रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, रोकिए। बड़े, नाउ calculate the number of electrons in 1 coulomb of charge। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, देखो आंसर। Q बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, यानी चार्ज का वैल्यू क्या दिया है ये, 1 कूलम, तो 1 Q के जगह पे 1 रख देंगे। नंबर n इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इधर में है 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। ये भागा दे के आता है 6.25 इंटू 10⁻18। यह कैसे होता होगा, तो देखिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे, लिखेंगे अभी देखना है ना। तो कितना हो गया ये, 10/10⁻⁻19। अब क्या करेंगे इसको, -19 नीचे था, ऊपर जाके -19 ही रह जाएगा कि +19 हो जाएगा। अब हम +19 से एक जीरो और ले लेते हैं, 100 लिख देते हैं,
तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 2216। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा आंसर। यानी एक कूलम चार्ज पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज पे। क्लियर। अब प्रोटॉन बढ़े। प्रोटॉन, प्रोटॉन में उतना कोई सब अब खास बात नहीं रहेगा। इसका सिंबल P11, सीधा। एब्सोल्यूट मास ऑन प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसी मास को हम लोग रिलेटिव मास में लिखेंगे, रिलेटिव मास ऑन प्रोटॉन 1 mu। फिर एब्सोल्यूट चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, प्लस में रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 यूनिट। बस यही चार बात तो होना है। बाकी कूलम 1 मोल प्रोटॉन पे पूछेगा, चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन बताओ। वन मोल प्रोटॉन पे कितना चार्ज, सोचता नहीं है तब ना इतना देर से चुप है जे। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता प्रोटॉन पे उतना ही होता है, 96500 कूलम ही ना होना है। इसीलिए ना सारा समय इलेक्ट्रॉन को दे दिए कि प्रोटॉन में कोई नया बात तो होगा नहीं, है ना। एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू 1 फराड, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन पे जो बातें होगी वही बातें प्रोटॉन पे।
हो गया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, बदले न्यूट्रॉन में ज्यादा कुछ है कहाँ। न्यूट्रॉन को तो बस मास ही ना होता है जी। न्यूट्रॉन, इसका सिंबल एन होता है, वन नीचे ही जीरो लिख देते हैं। जीरो का मतलब है चार्ज जीरो। एब्सोल्यूट मास ऑन न्यूट्रॉन 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रिलेटिव मास ऑन न्यूट्रॉन 1 AMU है ना। और चार्ज इसमें नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन इज ओनली फंडामेंटल, न्यूट्रॉन इज ओनली फंडामेंटल न्यूट्रल पार्टिकल, फंडामेंटल न्यूट्रल पार्टिकल। है ना, न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बढ़ जाए। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रल होता है? न्यूट्रॉन, है ना। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। बड़े पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन का क्या कहानी है? पोजिट्रॉन में, इसके नाम में भी दो तरह का वाइब आता है, एक वो प्रोटॉन वाला, एक वो इलेक्ट्रॉन वाला। एक्चुअली में ये एक प्रॉपर्टी प्रोटॉन का रखता है और दूसरा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के रख। इलेक्ट्रॉन जैसा ये मासलेस है, मासलेस लाइक इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज लाइक प्रोटॉन। फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। डिराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, मास लाइक इलेक्ट्रॉन, that is massless, charge like proton, that is positively charged। लाइक लिख देने से तो हो ही गया ना। मास लाइक इलेक्ट्रॉन, चार्ज लाइक प्रोटॉन।
समझ गया ना सब। इसका सैंबल होता है E+1 0। +1 का मतलब हो गया चार्ज 1 यूनिट और मास हो गया 0, दैट इज मासलेस, है ना। पॉजिट्रॉन बनता कैसे है? डिराइव्ड है ना, डिराइव्ड है। डिराइव्ड मतलब बनेगा। तो देखो कैसे बनता है, देखो ना कैसे बनता है। अरे देखो ना भाई, तुम लोग बेचैन रहते हो। प्रोटॉन 1 1 लिखे, नीचे चार्ज है, ऊपर मास है। सब में नीचे क्या है और ऊपर मास। यही तरीका है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिखने का, सैंबल लिखने का। एटम के भी सैंबल ऐसे ही लिखते थे। कार्बन 6 12, इस पर प्रोटॉन कितना है 6, चार्ज कितना है +6, चाहे तो -6, यानी चार्ज तो नीचे ही लिखते थे और मास ऊपर लिखते थे। तो वो इसी तरीके से लिखे। जरा देखो, E+1, E+1 पॉजिट्रॉन वाला, I0, तो +1 0 +1 हुआ कि नहीं? उधर मिलाओ ना, बराबर हुआ कि नहीं? और ऊपर देखो, ये 0 पॉजिट्रॉन मासलेस होता है और ये 1, तो मास भी जोड़ के बन हुआ कि नहीं? यानी एक प्रोटॉन यदि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक नए पार्टिकल को इमिट करता है, एंड दैट इमिटेड पार्टिकल इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन। बस इतना ही सिंपल बात है। एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग एटम बम डिस्ट्रक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो वहां पे एक नया पार्टिकल देखा जाता है, दैट इज पॉजिट्रॉन, है ना, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और चार्ज प्रोटॉन के जैसा होता है। When proton converted into neutron, एक्चुअली में वो जो 3600 पार्टिकल है ना, सब इसी कन्वर्सन में बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यही जो कन्वर्ट होता है इसी में वो सारे पार्टिकल्स एमिट होते हैं। है ना, राइट वन सिमिलरिटी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर है मास। राइट वन डिफरेंस इन बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज, है ना। तो सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेस भी है। बड़े कितना हिंदी तो लिख रहे हैं, अब क्या चाहिए? पॉजिट्रॉन बनता कैसे है? कोई पूछता ही ऐसे ही ना है। अच्छा ठीक है, बताओ पॉजिट्रॉन बनता कैसे है। देखिए एकदम सीधा सीधा हिंदी लिख दिए, ऐसे बनता है।
प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब एक पॉजिट्रॉन बनता है, ठीक है ना। नाउ द न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, एक ही साथ इसको पढ़ना है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, देखो सैम्बल न्यू बोलते हैं, 0 0, न्यू पे बार, ये तो इतना है, न्यू बोलते हैं 0 0, और न्यू पे बार 0 0, क्या बोलते हैं इस सैम्बल को, न्यू पे बार, और इसको बोलते हैं न्यू 0 0। बहुत लोग याद करते हैं, ये 0 0, ये न्यू पे बार है ना, न्यू पी साइलेंट है जी, पर यू नहीं पढ़ना जी, पी साइलेंट हो गया है, खाली न्यू पढ़ना है ना, खाली क्या पढ़ना है, न्यू, है ना, पी जोड़ देगा तब न्यू पढ़ेगा, न्यू पे बार और न्यू। 0 0 आपको लिख रहा है, आपको बता रहा है, दीज आर massless as well as chargeless subatomic particle। ये चार्जलेस भी होता है और साथ में मासलेस भी होता है ना। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो चार्जलेस भी होता है, मासलेस भी होता है। देखो थोड़ा सा समझाएंगे, ये एक्चुअली में कहां पे रहता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर a spinning motion of electron in clockwise and anti-clockwise direction respectively। ये कौन सा मोशन है, लिखिए लिखिए, टाइम का प्रेशर भी सब पे आ जाता है, लिखिए ना, आप आरामी से रहिए, हम समझाएंगे, आपके दिए हुए समय में ही समझाएंगे, मेजॉन भी बता ही रहेंगे। कैसा पार्टिकल है, मासलेस भी है और हो गया, जानकारी तो यही है। अब तो ये विशेष जानकारी है कि ये आखिर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब ये समझ नहीं आया होगा, इसको समझाना होगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जहां तक आपको पता होगा कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है ना। एटम के सेंटर, अच्छा लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, बड़ा कर दें, न मानेगा, परेशान करता है। लो
हर बैच में पाया जाता है तुम्हारे जैसा। हाँ, जो उसको कहा जाता है वो, एक बात कहते थे इधर, 2-3 महीना से कहना भूल गए, लोटा पार्टी कहते हैं। गांव घर में सुबह में 4 बजे सुबह में लोटा पार्टी सब जो है एक दूसरे को बुलाने लगता है। तो कोई जिसको ज्यादा टेंशन होगा वो बोलेगा ना, यार अभी अपने चले जाओ, हम अभी सो रहे हैं। वैसे ही है, वो 5 मिनट पहले ही अपना झोला बंद करना स्टार्ट कर देता है। देखो, ये स्पिनिंग मोशन क्या होता है, जरा सा समझना इसी को है। ये न्यूक्लियस है, पढ़ा होगा तुम लोग, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है बाहर में, ये सिर्फ घूम ही नहीं रहा होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसे घूम रहा होता है, ये सिर्फ घूम ही नहीं रहा होता है, ये अपने मीन पोजीशन पे नच रहा होता है। इसी नचने को स्पिनिंग बोलते हैं। अपने मीन पोजीशन पे नाचते रहने को स्पिनिंग बोलते हैं। जैसे स्पिनिंग मोशन के लिए बेटर एग्जाम्पल है आर अश्विन भाई साहब, जो स्पिनर है, वो जो गेंद फेंकते हैं, तो स्पिनर का काम है कि भाई गेंद टप्पा खाएगा, उसके बाद किधर जाएगा, वो ऑफ में जाएगा, लेग में जाएगा, सीधा घुसेगा, ये पता नहीं चलना चाहिए बैट्समैन को। इसके लिए वो बॉल नचा के फेंकते हैं। तो हाथ में देखिए बॉल लेके नचा आप दो ही तरीके से, एक वो ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, और एक ठो ऐसे नचा सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी जैसे नाच रहा है क्लॉकवाइज, ये जो नाच रहा है क्लॉकवाइज, और उल्टा घूमने लगेगा तो यहाँ पर एको को टिकेगा। बाप रे, यहाँ तो प्रेत वास हो रहा है, ये उल्टा घूम रहा है। तो वही उल्टा घूमने को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से घूमता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो इस क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन को, क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल, के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल न्यूट्रिनो, या बैलेंस्ड बाय न्यूट्रिनो लिख लीजिएगा, बैलेंस्ड बाय न्यूट्रिनो, है ना। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होगा एक तरफ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड बाय एंटी न्यूट्रिनो, न्यू पे नॉट नॉट, है ना। ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स ऑल, यही तो लिखे थे पहले भी। नई बात हुआ कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कुलर पाथ पे घूमता ही नहीं है, क्या करते रहता है, स्पिन करते रहता है। अपने मीन पोजीशन पे नचने को कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। मेजॉन नहीं हो पाएगा, अगले दिन देखेंगे क्या ही होता है, क्योंकि 10 मिनट लगेगा उसमें। अगर इतना बका के पढ़ोगे तो तुम लोग को फायदा नहीं होगा।